वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल यूनिटी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की ये सीरीज़ हो जाती है एमएड फर्स्ट टर्म के लिए। इससे पहले हमने फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी और रिसर्च के लिए जो है सिलेबस कंप्लीट किया था। इसमें भी हम 5 यूनिट को कवर करेंगे टोटल जो एमएड फर्स्ट टर्म में यहाँ पर हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। तो इस वीडियो में हम मेनली यूनिट फर्स्ट को कवर करेंगे। यूनिट फर्स्ट का सिलेबस यहाँ पर देखते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट बताया गया है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, फ्यूचरिस्टिक व्यू क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का इंडिया में, वेरियस अप्रोचेस क्या हैं इसकी, देन यहाँ पर टीचिंग और टीचिंग के फेजेस और उसके लेवल्स की बात की गई है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यूनिट फर्स्ट के सिलेबस को कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पीवाईक्यूज़ आ जाते हैं इसके, जिसमें 2017 से लेकर 22 तक के पीवाईक्यूज़ यहाँ पर आपको बताए गए हैं। इसमें वही सिलेबस आपका बार बार पूछा गया है, मॉडलिटीज़, अप्रोचेस, लेवल्स, स्टेजेस और फ्यूचरिस्टिक व्यू। इस तरह से यहाँ पर बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर कवर करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहले मीनिंग आ जाता है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है मॉडर्न एज में साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। एजुकेशन वर्ड का मतलब ये हो जाता है यहाँ पर किसी को राइट वे में चलाना, राइट पाथ पर चलाना, जिससे कि उसका जो है डेवलपमेंट हो सके, उसमें जो है ज्ञान का विस्तार हो सके। टेक्नोलॉजी का सेंस ये हो जाता है कि ये एक तरह से विज्ञान हो जाता है, जिसमें जो है एक इंडिविजुअल के या स्टूडेंट्स की स्किल्स को या उनके आर्ट को बढ़ावा दिया जाता है। देन यहाँ पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक तरह से एप्लीकेशन हो जाता है साइंटिफिक टूल्स का, टेक्निक्स का और प्रिंसिपल्स का, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच आते हैं, जिनके बारे में अभी आपको ब्रीफली पढ़ाया जाएगा। और ये पूरी तरह से हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है इम्प्रूव करते हैं और ईजी बनाते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, जो कि रॉबर्ट ए कॉक्स के द्वारा दी गई है। इसमें इन्होंने बताया है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक तरह से एप्लीकेशन है साइंटिफिक प्रोसेस का, जिसमें मेंस की जो लर्निंग कंडीशन है उनका इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो मेंस के स्किल का भी इम्प्रूवमेंट किया जाता है यहाँ पे। देन इसमें आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं अगर, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है मॉडर्न डिसिप्लिन है यहाँ पे। मॉडर्न डिसिप्लिन इसलिए है क्योंकि इसमें रैपिडली डेवलपमेंट होते रहते हैं और यहाँ पर कई सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं फ्यूचर में। तो इस तरह से ये मॉडर्न डिसिप्लिन हो जाता है। ये पूरी तरह से बेस्ड होता है साइंटिफिक एडवांसमेंट में। साइंटिफिक एडवांसमेंट में इसलिए बेस्ड होता है क्योंकि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस करता है साइंस और टेक्निकल एडवांसमेंट को यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है टीचर्स को ये देखना पड़ता है कि जो नए मेथड या जो न्यू अपडेशन आ रहे हैं उनको वो कैसे जो है अडाप्ट कर सकें और कैसे क्लासरूम टीचिंग में अप्लाई कर सकें। देन ये बेस्ड होता है यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इसलिए हो जाता है यहाँ पर क्योंकि रिसर्च एजुकेशन की जो फील्ड है उसमें रैपिडली जो है डेवलपमेंट होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं हम उनको वेरियस सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकें। टीचर्स का यहाँ पे रोल होता है कि उन फाइंडिंग्स को कैसे वो साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, फिजिकल साइंस में और सोशल साइंस में अप्लाई कर सकें। देन यहाँ पर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, कंटिन्यूअस और डायनामिक प्रोसेस होता है। कंटिन्यूअस और डायनामिक प्रोसेस होता है, उसके साथ साथ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसिव भी रहता है और इफ़ेक्टिव होता है कि इसमें जो है प्रोडक्ट्स को जो है देखा जा सकता है। डायनामिक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है और कंटिन्यूअस चेंजेस पाए जाते हैं। देन लास्ट यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इसका हो जाता है, इट इज़ अ मीन्स बट नॉट एंड। तो ये एक तरह से साधन हो सकता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कि कैसे हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ईजी बना सकें और इफ़ेक्टिव बना सकें, लेकिन ये हमारा एंड गोल नहीं होता है। देन यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। स्कोप की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का वेरियस स्कोप हो सकता है, वाइड स्कोप होता है यहाँ पर। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहती है। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स के बिहेवियर को समझा जाता है, उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, पीपल टीचर के जो है रिलेशनशिप को बिल्डअप किया जाता है। तो इस तरह से ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स देती है यहाँ पर टीचिंग और लर्निंग के लिए। देन इसका स्कोप हो जाता है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के लिए भी। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के लिए इसका यूज़ हो जाता है क्योंकि यहाँ पर टेक्निक्स आती हैं, डिवाइसेस आते हैं जिनके थ्रू यहाँ पर टीचर जो है अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल को एडवांस करते हैं। देन थर्ड इसका स्कोप हो जाता है टीचिंग टेक्नोलॉजी के लिए। टीचिंग टेक्नोलॉजी का सेंस ये हो जाता है टीचिंग एक तरह से सोशल और प्रोफेशनल एक्टिविटी है। तो इस तरह से यहाँ पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए हेल्प मिलती है कि डेवलपमेंट किया जा सके टीचिंग के सिस्टम का। यहाँ पर जो स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, उसको जो है इम्प्रूव किया जाता है और इसका टेक्नोलॉजी का जो है अप्लीकेशन किया जाता है फ़िलासफ़ी के लिए, सोशियोलॉजी के लिए और साइंटिफिक नॉलेज को गेन करने के लिए।
देन इसका नेक्स्ट स्कोप भी हो सकता है कि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के लिए भी हेल्पफुल होती है। तो इस तरह से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो पीपल्स को जो है एडवांसमेंट देती है। यहाँ पर इस टीचिंग की सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाता है, वर्किंग टूल्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, नई नई अप्रोचेस को जो है टीचिंग में यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट इसका स्कोप हो सकता है ट्रेनिंग साइकोलॉजी के लिए। ट्रेनिंग साइकोलॉजी के लिए इस तरह से, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड के तौर पर देखा जाता है टीचिंग और लर्निंग के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा सकती है वेरियस टास्क के लिए। देन नेक्स्ट इसका हो जाता है स्कोप सिस्टम एनालिसिस के लिए। सिस्टम एनालिसिस का सेंस ये हो जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होता है ये। तो इस तरह से यहाँ पर डायग्नोसिस किया जाता है प्रॉब्लम्स को, देन उसके लिए जो है रेमेडी अप्लाई की जाती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे वो देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है कि ये एनालाइज करता है और इम्प्रूव करता है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पूरी तरह से फोकस करता है एनालिसिस और इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बनाया जाता है। यहाँ पे ऐसे जो है टीचिंग के वेरिएबल्स या कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्रिंसिपल्स को दिया जाता है, मैक्सिम्स को दिया जाता है, जिससे कि यहाँ पे टीचिंग लर्निंग जो रिलेशनशिप है वो मजबूत हो सके। देन यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है कि ये हेल्प करता है होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट के लिए। यहाँ पे टीचर्स का भी होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट किया जाता है और स्टूडेंट्स का भी जो है होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो ये इवैल्यूएशन करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, जिससे कि यहाँ पर फीडबैक प्रोवाइड होता है और जहाँ पर कमियाँ होती हैं उनके लिए बेटर कंट्रोल किया जाता है, रेमेडी दिया जाता है। देन थर्ड यहाँ पे हो जाता है इसका इंपॉर्टेंट, इंक्रीज करता है डिस्टेंस और कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन को। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे टेलीविज़न, रेडियो, वीसीआर, कंप्यूटर्स के थ्रू जो है यहाँ पे फैसिलिटेट करती है कि हम डिस्टेंस एजुकेशन कर सकें, करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन कर सकें। तो आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि एजुकेशन जो है रेगुलर भी हो रही है और डिस्टेंस के तौर पे भी हो रही है। इग्नू बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है इसके लिए, जो आप जानते ही हैं। तो इस तरह से एडवांसमेंट चल रहा है अब एजुकेशन सिस्टम का। देन इसका फोर्थ जो है इंपॉर्टेंस हो जाता है कि रिड्यूस करती है ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। तो बच्चों में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की फीलिंग होती है उसको भी यहाँ पर इम्प्रूव किया जाता है, उसको जो है रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी प्रैक्टिसेस और स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जिससे कि टीचर को हेल्प मिलती है कि वो बच्चों के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कम कर सकें। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम के लिए भी हेल्पफुल होती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर सुटेबल करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है, जिससे कि जो है बेटर अचीवमेंट किए जा सके और बच्चों के एक्सपीरियंस को जो है सुटेबल बनाया जा सके, उनकी लर्निंग को सुटेबल बनाया जा सके, उनके फ्यूचर को ब्राइट किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आ जाता है फ्यूचरिस्टिक व्यू ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो क्या फ्यूचरिस्टिक व्यू है, क्या फ्यूचर में यूजेस किया जा सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के। तो यहाँ पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो होती है उसका जो है ग्लोबली स्कोप होता है टेक्नोलॉजी का, कि वो जो है एजुकेशन के फील्ड में कैसे यूज़ की जा रही है। फ्यूचर वे में अगर हम देखें तो फ्यूचरिस्टिक व्यू से अगर हम देखें तो ये क्लासेस और कोर्स को या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है एडवांस करती है, वेब बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड कर रही है। आज के टाइम पे ही आप देखें तो हर एक जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो ऑनलाइन हो चुका है या वेब बेस्ड हो चुका है। तो यहाँ पर बच्चों को कोई भी कंटेंट चाहिए होता है तो वो यहाँ पर वेब का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, या आज अभी जो आप पढ़ रहे हैं इस वीडियो के थ्रू वो भी एक तरह से इसी का जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ही एडवांसमेंट है। यहाँ पे जो थिंग्स हैं या चीज़ें हैं वो बदलती चली जा रही हैं। कई सारे नए इनोवेटिव एप्लीकेशन किए जा रहे हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी के, जैसे कि इसी में एक आ जाता है मूक्स का कोर्स। तो यहाँ पे जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसमें कई सारे कोर्सेज आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की ही देन है। फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उन ट्रेंड्स में आ जाता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के डिजिटल क्लासरूम या फ्लिप्ड क्लासरूम। डिजिटल क्लासरूम यानी कि जो डिजिटल बोर्ड्स पे पढ़ाई कराई जाती है यहाँ पर। तो ये जो तरीका हो जाता है ये रिवोल्यूशन है एक तरह से एजुकेशन की फील्ड में, एजुकेशन की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, प्रॉब्लम्स को बेटरली सॉल्व करने के लिए, या लर्निंग की एबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए स्टूडेंट्स की। तो इस तरह से जो है डिजिटल क्लासरूम्स हो गए, इसका एक यूज़ हो गया फ्यूचर ट्रेंड का। देन फ्लिप्ड क्लासरूम का सेंस ये हो जाता है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को पहले से उनके टॉपिक के बारे में बता दिया जाता है ताकि वो उसके लिए प्रिपेयर रहें, और उसके बारे में जब प्रिपेयर होते हैं तब यहाँ पर क्लास होती है, ताकि बच्चों को पहले से भी कुछ नॉलेज रहे उनके बारे में। तो इस तरह से यहाँ पर जो है डिजिटल स्क्रीन्स का यूज़ किया जाता है। तो ये एडवांसमेंट ही तो है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की ही तो देन है कि आज के टाइम पे हम इतनी कन्वीनियंटली जो है एजुकेशन को स्प्रेड कर पा रहे हैं। देन सेकंड इसका फ्यूचर
ट्रेंड हो जाता है एक्सेस टू ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल एंड डिजिटल कंटेंट थ्रू वेरियस डिवाइसेस। तो यहाँ पर ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल भी है हमारे पास आज के टाइम पे और डिजिटल कंटेंट भी है। तो हर तरह की डिवाइसेस हैं, मल्टीमीडिया सेट्स हैं या हाईटेक नेटवर्क के थ्रू जो है इस चीज़ को फास्टली डेवलप किया गया है। तो ये एजुकेशन का जो सिस्टम है इससे टीचिंग में भी चेंजेस हुए हैं, टीचिंग के मेथड्स में, स्टाइल्स में, इस तरह से कई सारे चेंजेस पाए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस के वे में जो है चेंजेस पाए गए हैं। तो ये एक तरह से डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट की ही देन है जिसमें कंफर्टेबली जो है स्टूडेंट्स का वेलकम किया जाता है, उनको कंफर्टेबल बनाया जाता है कि वो अपने मटेरियल को, कंटेंट को समझ सके और डिजिटली जो है उसको जो है रख भी सके। तो इस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट्स को कई तरह से फैसिलिटेट किया गया। इसमें कई सारी डिवाइसेस आ जाती हैं जैसे कि कंप्यूटर्स है, आईपैड है, मोबाइल्स हैं। तो ये जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के फ्यूचर ट्रेंड्स का ही जो है देन है। देन थर्ड हो जाता है वीडियो बेस्ड लर्निंग। तो यहाँ पर वीडियो बेस्ड लर्निंग भी हो जाती है जिसमें बच्चे इंगेज रहते हैं, वन टू वन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इंटरटेन या एक्सप्लोर कर सकते हैं जो है कंटेंट को। तो इसमें पॉडकास्ट भी होते हैं, कई सारे ऐप्स हैं, वीडियोज़ हैं, इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर्स हैं, ई बुक्स हैं या ऑनलाइन इंटरैक्टिव जो है बोर्ड्स हो जाते हैं जिनके थ्रू बच्चे यहाँ पर वीडियो लर्निंग में भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। देन मूक्स भी इसका जो है एक फ्यूचर ट्रेंड हो जाता है या अदर कोई डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है। तो इस तरह से मूक्स के कोर्सेज़ भी होते हैं जिसमें बच्चे पढ़ सकते हैं, कोर्सेज़ का कंटेंट ले सकते हैं। यहाँ पर वाइडली जो है इस चीज़ का यूज़ किया जा रहा है, यूएसए और चाइना यहाँ पर भी इसमें इन्वॉल्व हैं इस मूक्स के कोर्सेज़ में। तो इस तरह से इंटरनेट की कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है खाली यहाँ पर, और हाई क्वालिटी लर्निंग और एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। गेम बेस्ड लर्निंग भी यहाँ वहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट फ्यूचर ट्रेंड कि गेम बेस्ड लर्निंग यानी कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें बच्चों को खेल खेल में चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ पर जो है उनमें ऐसा जो है डेवलपमेंट या ऐसे इन्वायरमेंट का जो है डेवलपमेंट किया जाता है, क्रिएशन किया जाता है जिसके थ्रू बच्चे की एबिलिटीज़ या स्किल्स को बढ़ावा दिया जा सके और उनमें जो है नॉलेज को इनकलकेट किया जा सके। तो इस तरह से ये कुछ यहाँ पर फ्यूचर ट्रेंड्स हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आ जाता है फ्यूचर वेरियस अप्रोचेज़ ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। वेरियस अप्रोचेज़ में 3 तरह के अप्रोचेज़ यहाँ पर कवर की जाती हैं जिसमें मेनली हार्डवेयर अप्रोच पहली हो जाती है जिसको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1 के नाम से भी जाना जाता है। देन सेकंड सॉफ्टवेयर अप्रोच है जिसको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड और सिस्टम अप्रोच थर्ड हो जाती है। तो इस तरह से वन बाय वन सबके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे समझेंगे। हार्डवेयर अप्रोच क्या होती है? हार्डवेयर अप्रोच का मतलब हो जाता है कि ये फिज़िकल साइंस या इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था जेम्स ओफिन और अदर्स ने। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जेम्स का नाम। हार्डवेयर अप्रोच नाम से ही जैसा कि सजेस्ट करती है वो चीज़ जो फिजिकली प्रेजेंट है यहाँ पर या इंजीनियरिंग के तौर पर यूज़ की जा रही है। हार्डवेयर अप्रोच रिफर्स करता है मशीन्स को या अदर मैकेनिकल डिवाइसेस को जो कि एजुकेशन के सिस्टम में यूज़ की जा रही हैं या टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को यहाँ पर फैसिलिटेट कर रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे कि हम टीचिंग में मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं, रेडियो का, टेलीविज़न का, टेप रिकॉर्डर का, वीडियो टेप का या प्रोजेक्टर्स का, तो ये सारे यहाँ पे हार्डवेयर अप्रोच के एग्जांपल्स हो जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं इसकी, तो ये बेस्ड होता है फिजिकल साइंसेज पर और यहाँ पर एप्लीकेशन किया जाता है इंजीनियरिंग फील्ड के अप्रोच का। देन इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है कि ये नई नई मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं यहाँ पर टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी के थ्रू। देन थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है कि ये एक तरह से टीचर्स को डील करता है कि वो कैसे लार्ज ग्रुप के स्टूडेंट्स को हैंडल कर सके मैकेनिकल डिवाइसेज या मशीन्स का यूज़ करके। इसके एस्पेक्ट की बात करें ह्यूमन नॉलेज की, तो प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन और डेवलपमेंट 3 तरह के यहाँ पर एस्पेक्ट हो जाते हैं। सबसे पहले नॉलेज को प्रिजर्व किया जाता है, देन उसको ट्रांसमिट किया जाता है, देन इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट किया जाता है। देन सेकेंड अप्रोच इसमें आ जाती है सॉफ्टवेयर अप्रोच जिसको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड के नाम से जाना जाता है। ये अप्रोच फर्स्टली इंट्रोड्यूस की गई थी स्किनर और गैगने के द्वारा। स्किनर और अदर बिहेवियरिस्ट ने यहाँ पर इसको डेवलप किया है और इसमें बिहेवियरल साइंसेज को मेन रोल बताया गया है कि कैसे बिहेवियरल साइंसेज यहाँ पर साइकोलॉजी की लर्निंग को इम्प्रूव करती हैं। ये जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है उसको इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी या बिहेवियरल टेक्नोलॉजी के भी नाम से जाना जाता है। सॉफ्टवेयर अप्रोच एक तरह से एप्लीकेशन हो जाता है टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल्स का जो कि डायरेक्टली या डेलिबरेटली सेव करते हैं इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को। तो सॉफ्टवेयर अप्रोच में बिहेवियर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसमें सॉफ्टवेयर टूल्स, सॉफ्टवेयर टाइप्स या सॉफ्टवेयर रिव्यू और इवैल्यूएशन का यूज़ किया जाता है। इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए ये एसोसिएट करता है मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग को। ये एक तरह से मॉडर्न अप्रोच हो जाती है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है कि इसका ओरिजिन जो है सॉफ्टवेयर अप्रोच के लिए किया जाता है। इसमें बिहेवियरल साइंसेस ऑफ एजुकेशन को देखा जाता है। थर्ड इसका अप्रोच आ जाता है सिस्टम अप्रोच जिसको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड के नाम से जाना जाता है। ये फर्स्टली इंट्रोड्यूस की गई थी
डेवीज़ और हार्टले के द्वारा यहाँ पे ये इसको जो है टर्म किया जाता है मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के भी तौर पर। ये एक तरह से लिंक हो जाता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच के बीच का। सिस्टम अप्रोच जो है यहाँ पर एक तरह से एजुकेशन के सिस्टम को इम्प्रूव करता है। सिस्टमैटिक वे से यहाँ पर एजुकेशन को डिज़ाइन किया जाता है। इकोनॉमिकल वे ऑफ टीचिंग है ये यहाँ पे। तो सिस्टम अप्रोच ऑक्यूपाई करता है इम्पॉर्टेंट प्लेस यहाँ पर टीचिंग के लिए, जिसमें मेनली फोकस किया जाता है लर्नर पर। तो यहाँ पर पूरा फोकस लर्नर पर होता है। इसके स्टेप्स की अगर हम बात करते हैं सिस्टम अप्रोच के, तो यहाँ पर पहला स्टेप हो जाता है फॉर्मुलेटिंग ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया जाता है कि क्या इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स को देनी है। देन सेकंड यहाँ पर हो जाता है डिसाइडिंग अप्रोप्रिएट मीडिया टू अचीव दीज गोल्स। तो उसके बाद मीडिया को सेलेक्ट किया जाता है कि कौन से जो है मीडिया का यूज़ करेंगे हम इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए। थर्ड यहाँ पर स्टेप होता है डिफाइनिंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक एंड रिक्वायरमेंट। यहाँ पर लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है और उनकी रिक्वायरमेंट को देखा जाता है। देन सेलेक्ट करते हैं अप्रोप्रिएट मेथड्स को कि जिनके थ्रू हम इस लर्निंग को जो है कंप्लीट कर सकें। देन अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस का यूज़ किया जाता है अवेलेबल रिसोर्सेज में से या अल्टरनेटिव्स में से। देन सेलेक्ट किया जाता है मटेरियल्स को और टूल्स को जो रिक्वायर्ड हैं। फिर असाइन किया जाता है अप्रोप्रिएट पर्सनल रोल्स को टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और सपोर्टिव स्टाफ के लिए। देन नेक्स्ट हो जाता है कि इम्प्लीमेंट किया जाता है इस पूरे प्रोग्राम को। नाइन्थ हो जाता है यहाँ पर स्टेप इसका कि इवेलुएट किया जाता है जो भी आउटकम्स आए हैं हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग का। टीचिंग का मतलब हो जाता है कि ये एक तरह से प्रोसेस होता है जो कि क्लासरूम सिचुएशन से रिलेटेड है। यहाँ पर टीचर्स अपनी टास्क को परफॉर्म करते हैं क्लासरूम में। अकॉर्डिंग टू एडम्स ने इसकी एक डेफिनेशन दी है जिसमें इन्होंने टीचिंग को बाईपोलर प्रोसेस बताया है। इसके दो पोल बताए हैं जिसमें पहला पोल टीचर होता है और सेकेंड पोल पीपल्स यानी कि स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर एडम्स के द्वारा डिफाइन किया गया। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं या फीचर्स की बात करते हैं अगर टीचिंग के, तो इसमें ये हो जाता है कि ये एक तरह से टीचिंग जो है सिस्टमैटिक बॉडी है जिसके थ्रू नॉलेज को स्प्रेड किया जाता है। कम्युनिकेबल टेक्निक्स का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये एक तरह से कॉमन कोड ऑफ एथिक्स के तौर पर देखा जाता है। इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है इसमें। और टीचिंग जो है साइंस और आर्ट दोनों ही होती है यहाँ पे। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं टीचिंग की, तो ये नॉलेज को स्प्रेड करती है, पास करती है इन्फॉर्मेशन को, ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करती है स्टूडेंट्स के, प्रमोट करती है टीचर और लर्नर के बीच में इंटरेक्शन को, पॉजिटिव डिसिप्लिन की स्ट्रैटेजी को प्रमोट करती है और प्रिपेयर करती है स्टूडेंट्स को कि कैसे वो जो है वर्ल्ड के चैलेंजेस को देख सकें। मॉडलिटीज़ ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। मॉडलिटीज़ आर द इफेक्टिव मीडियम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये एक तरह से इफेक्टिव मीडियम हो जाती हैं टीचिंग और लर्निंग की। तो वेरियस मॉडलिटीज़ हैं टीचिंग की, जिसमें पहला हो जाता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब हो जाता है कि ये एक एक्ट है जिसमें लर्नर को बताया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इंडोक्ट्रिनेशन मीन्स टीचिंग एंड इनकलकेटिंग अ डॉक्ट्रिन। ये एक तरह से टीचिंग हो जाती है, नॉलेज देना या इनकलकेट करना डॉक्ट्रिन को या प्रिंसिपल्स को, आइडियोलॉजी को, स्पेशली वन विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। तो पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को लेकर जब हम कोई टीचिंग करते हैं तो उसको इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सर्टेन बिलीव्स। ये एक प्रोसेस हो जाता है जिसमें हम कुछ जो है अपने बिलीव्स को या अपने कुछ तथ्य को या विश्वासों को सर्टेन करते हैं। कंडीशनिंग का मतलब हो जाता है लोएस्ट मोड ऑफ टीचिंग है ये, जिसमें शेप किया जाता है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को या हैबिट्स को। दो तरह से कंडीशनिंग हो सकती है, क्लासिकल या ऑपरेंट कंडीशनिंग। देन ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ये स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू स्किल का डेवलपमेंट किया जाता है। ये एक तरह से प्लान्ड और सिस्टमैटिक सीक्वेंस होता है इंस्ट्रक्शन को देने के लिए। यहाँ पर कॉम्पिटेंट लर्नर्स को ये टाइम बाउंड प्रोसेस होता है ट्रेनिंग। देन यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं टीचिंग और इंस्ट्रक्शन के बीच में। तो टीचिंग का मतलब हो जाता है ये एक प्रोसेस है जिसमें एजुकेट किया जाता है पर्सन्स को, उनको नॉलेज दी जाती है। यहाँ पर टीचर नॉलेज को स्प्रेड करता है, स्टूडेंट्स नॉलेज को गेन करते हैं। इंस्ट्रक्शन का मतलब हो जाता है कि इसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, कुछ बताया जाता है स्टूडेंट्स को किसी एक जो है पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। नेचर की बात करते हैं तो टीचिंग जो है कॉम्प्लेक्स होता है, इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। इंक्लूड करती है टीचिंग जो है इंस्ट्रक्शन को इंक्लूड करते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन टीचिंग को इंक्लूड नहीं करता है। इंटरेक्शन की बात करते हैं तो टीचिंग यहाँ पर जो है इंटरेक्शन को इन्वॉल्व करता है टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में, लेकिन इंस्ट्रक्शन में जो है इंटरेक्शन जो है इन्वॉल्व नहीं होता है। टीचिंग के अगर पर्पज़ की बात करते हैं तो ये जो है हर टाइप के सिचुएशन के लिए सूटेबल होती है और ओवरऑल डेवलपमेंट करती है स्टूडेंट्स का। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन है उनका पर्टिकुलर पर्पज़ होता है कि वो कम्युनिकेट करते हैं नॉलेज को, कन्वे करते हैं इन्फॉर्मेशन को, शेप करते हैं बिहेवियर को स्टूडेंट्स के।
नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आ जाता है स्टेजेस या फेजेस ऑफ टीचिंग का। तो यहाँ पर स्टेजेस 3 तरह की स्टेज होती हैं, प्री एक्टिव, इंटरैक्टिव और पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव का मतलब हो जाता है कि ये वो स्टेज है जिसमें अभी क्लासरूम टीचिंग से पहले की ये सिचुएशन है जिसमें फिक्स किया जाता है कंटेंट को, सेलेक्ट किया जाता है टीचिंग की स्ट्रैटेजीज़ को। इंटरैक्टिव फेज़ का मतलब हो जाता है कि इसमें टीचिंग क्लासरूम की सिचुएशन की बात की जा रही है, डायग्नोसिस किया जाता है टीचिंग का और एक्शन और रिएक्शन को देखा जाता है। देन लास्ट इसका स्टेज हो जाता है यहाँ पर पोस्ट एक्टिव फेज़। पोस्ट एक्टिव फेज़ में अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस का यूज़ किया जाता है और फीडबैक लिया जाता है टीचिंग का। ये मतलब टीचिंग अब हो चुकी है क्लासरूम में, उसके बाद का प्रोसेस है इवैल्यूएशन का। तो प्री एक्टिव फेज़ जो होता है टीचिंग का, ये इसमें जो है टीचिंग से पहले की ये सिचुएशन होती है, ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन किया जाता है कि क्या लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, मेथड्स क्या हैं और क्या एड्स का यूज़ किया जाएगा इसमें। स्टेप्स की बात करते हैं प्री एक्टिव फेज़ में, तो इस्टेब्लिश किया जाता है गोल्स का, डिस्कवर किया जाता है यहाँ पर वेज़ और मीन्स को कि कैसे उन जो है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकती है। देन कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं प्री एक्टिव फेज़ में, जिसमें ये हो जाता है, पहली एक्टिविटी है कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया जाएगा, कंटेंट को सेलेक्ट किया जाएगा, देन सीक्वेंस बनाया जाएगा प्रेजेंटेशन का, उसके बाद इंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी को सेलेक्ट किया जाएगा, देन डिसीजन और टीचिंग स्ट्रैटेजी ली जाएंगी। इसके बाद सेकंड स्टेज आ जाती है टीचिंग की, इंटरैक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग। इंटरैक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग जो होते हैं उसमें जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है कि क्या प्लान किया है हमने इससे पहले प्री एक्टिव फेज़ में, तो उसको जो है इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, वर्बल सिमुलेशन यहाँ पर किया जाता है कि मतलब कि ये क्लासरूम में क्या हो रहा है उन सारी चीज़ों को डिसाइड करता है। देन यहाँ पर सक्सेस और फेल्योर क्या है टीचिंग की, वो डिपेंड करता है कि क्या डिग्री और क्वालिटी रही है हमारे क्लासरूम इंटरेक्शन की टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में। एक्टिविटीज़ की बात करें अगर इंटरैक्टिव फेज़ में, तो यहाँ पर परसेप्शन देखा जाता है, टीचर और स्टूडेंट का डायग्नोसिस किया जाता है, देन रिस्पॉन्स देखा जाता है। पोस्ट एक्टिव फेज़ थर्ड फेज़ हो जाता है यहाँ पर, या थर्ड स्टेज हो जाती है टीचिंग की। ये जो फेज़ है इवैल्यूएशन का फेज़ हो जाता है, यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है रिजल्ट्स का। तो ये एक तरह से जो है प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है जिसमें टीचर की जो है टीचिंग को इवैल्यूएट किया जाता है कि कैसे उसने पढ़ाया है और क्या जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स ने गेन किया है। विदाउट इवैल्यूएशन टीचिंग प्रोसेस जो है इनकम्प्लीट माना जाता है। इसमें एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट एक्टिव फेज़ में यहाँ पर हो जाता है कि एग्जैक्ट डायमेंशंस को डिफाइन किया जाता है यहाँ पे, देन सेलेक्ट किया जाता है टेस्टिंग डिवाइस को कि कैसे जो है टेस्ट किया जा सकता है, चेंज किया जाता है स्ट्रैटेजीज़ को एविडेंस के तौर पे। लास्ट टॉपिक यहाँ पर आ जाता है लेवल्स ऑफ टीचिंग का। 3 तरह के लेवल्स होते हैं, मेमोरी लेवल जो कि सबसे पहला और निचला लेवल हो जाता है, देन उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है, फिर लास्ट में रिफ्लेक्टिव लेवल आता है। तो यहाँ पर जो मेमोरी लेवल होता है वो सबसे इनिशियल स्टेज होती है टीचिंग की। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है मेमोरी लेवल और इनसाइट दोनों को इंक्लूड करता है अपने अंदर। रिफ्लेक्टिव लेवल हाईएस्ट लेवल होता है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग का। तो यहाँ पे मेमोरी लेवल जो होता है वो इनिशियल और लोएस्ट स्टेज हो जाती है, जिसमें सिर्फ क्रैमिंग कराई जाती है कंटेंट की। तो यहाँ पर बच्चों को सिर्फ रटाया जाता है कंटेंट को। तो इस तरह से ये लोएस्ट जो है लेवल होता है और लेस थॉटफुल होता है, यहाँ पर बच्चों के जो है कोई भी थॉट्स नहीं रहते हैं। इस तरह से मेमोरी लेवल को सबसे पहले कॉइन किया था हर्बर्ट ने इसके लिए मॉडल भी दिया है जिसके बारे में अभी सिंटेक्स के तौर पर आप पढ़ेंगे यहाँ पर। इसमें सिर्फ मेमोराइजेशन पर फोकस किया जाता है कि जो फैक्चुअल नॉलेज है उसको कैसे मेमोराइज़ किया जा सके। तो ये एक तरह से रोट लर्निंग को बढ़ावा देती है सिर्फ। क्लासरूम टीचिंग के लिए यहाँ पर जो है मेमोरी लेवल ज़्यादा यूज़ की जाती है। मेमोरी लेवल एक तरह से टीचर सेंटर्ड होती है यहाँ पर टीचिंग में। इसमें लर्नर का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ जो है टीचर ने जितना बता दिया है बच्चे उतना रट लेते हैं। इसके फीचर्स की बात करें तो ये टीचर सेंटर्ड होता है। इसमें फोकस किया जाता है कि बच्चे को जो है कंटेंट को रटा दिया जाए। सिग्नल लर्निंग, चेन लर्निंग और स्टिमुलस या रिस्पॉन्स लर्निंग के तौर पर ये बेस्ड होती है। मैक्सिमम लेवल ऑफ मोटिवेशन यहाँ पर रहता है। मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मॉडल में आ जाता है पॉइंट फोकस का। तो यहाँ पे जो फोकस रहता है वो फैक्ट्स को क्रैम कराने में, रटाने में रहता है। उसके साथ साथ बच्चे की मेंटल कैपेसिटीज़ को कैसे डेवलप किया जाए इस पे जो है पूरा फोकस रहता है। देन सिंटेक्स आ जाता है मॉडल में। सिंटेक्स में हर्बर्ट ने यहाँ पे 6 तरह के स्टेप्स दिए हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है प्रिपरेशन, यानी कि हम यहाँ पे टीचर जो है सबसे पहले प्रिपेयर करता है कंटेंट को। देन स्टेटमेंट ऑफ एम देता है कि उसका एम क्या है इस टीचिंग के लिए। देन प्रेजेंटेशन करता है अपने जो है कंटेंट का। कंपैरिजन करता है, एसोसिएशन यानी कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। देन जनरलाइजेशन करता है, उसके बाद एप्लीकेशन करता है यहाँ पे।
सोशल सिस्टम की बात करते हैं तो टीचिंग यहाँ पर सोशल और प्रोफेशनल दोनों तरह की एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करती है। इसलिए यहाँ पर जो सोशल सिस्टम होता है उसमें पीपल और टीचर दोनों ही इन्वॉल्व रहते हैं। सपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये इवैल्यूएट करता है, यहाँ पर इवैल्यूएशन के टाइम पे टीचिंग में बोथ ओरल और रिटन दोनों तरह के एग्जामिनेशन किए जाते हैं। एडवांटेजेस की बात करते हैं मेमोरी लेवल के तो ये हेल्पफुल होता है एलिमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए। इसमें फोकस किया जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए। बेनिफिशियल होता है यहाँ पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए अदर लेवल पे, और फ्रीडम होती है यहाँ पर टीचर्स को। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, रिटेंशन नहीं होता है बच्चों में, सिर्फ टीचर्स पर फोकस करता है और बहुत ज़्यादा बर्डन होता है इसमें टीचर्स पे। देन सेकंड लेवल यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल को मॉरिशन ने दिया था सबसे पहले। इसको मॉरिशंस टीचिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो लेवल है इसमें पूरी तरह से फोकस किया जाता है कि बच्चों की कॉम्पिटेंसीज जो हैं उनको कैसे रिकॉग्नाइज़ किया जाए, एक्सप्लेन कैसे किया जाए और प्रिंसिपल्स का कैसे यूज़ किया जा सके। ये थॉटफुल लेवल होता है यहाँ पर टीचिंग के लिए। मेमोरी लेवल लेस थॉटफुल था, अंडरस्टैंडिंग लेवल थॉटफुल हो गया यहाँ पर। देन रिफ्लेक्टिव लेवल जो होगा वो मोस्ट थॉटफुल होगा। मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले फोकस आ जाता है। इसमें जो फोकस होता है वो बच्चों को मास्टरी अचीव कराने पे होता है। सिंटेक्स की बात करते हैं तो सिंटेक्स में इसमें एक्सप्लोरेशन आ जाता है। सबसे पहले बच्चे यहाँ पर एक्सप्लोर किया जाता है, देन प्रेजेंट किया जाता है कंटेंट को, एसिमिलेशन कराया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन कराया जाता है, देन जो है रेसिटेशन कराया जाता है यहाँ पे स्टूडेंट्स को। देन यहाँ पे आ जाता है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम में यहाँ पर बिहेवियर देखा जाता है बच्चों का। पीपल टीचर जो है एक्टिव है यहाँ पर, एसिमुलेट कर रहे हैं या नहीं, पीपल्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है वो देखा जाता है। सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो ये एक तरह से पास होता है एग्जामिनेशन के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू यहाँ पे देखा जाता है एक्सपेरिमेंट्स को। एडवांटेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को कि कैसे एक्विजिशन किया जा सके फैक्ट्स का। देन यहाँ पर ये लेवल जो होता है वो टीचिंग को ट्रेन करता है, इक्विप करता है स्टूडेंट्स को कि कैसे उनको इंटेलिजेंटली जो है बढ़ावा दिया जा सके, उनमें जो है स्किल्स को बढ़ावा दिया जा सके। ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़ को कि कैसे सिस्टमैटिकली जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ऑर्गेनाइज किया जा सके। डिसएडवांटेजेस की बात करें अंडरस्टैंडिंग लेवल के तो ये मोर और लेस टीचर सेंटर्ड होता है या सब्जेक्ट सेंटर्ड हो जाता है। ये सिर्फ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पर फोकस करता है, इसलिए ये इसके डिसएडवांटेजेस हो जाती है। देन यहाँ पर लर्निंग ओरिएंटेड ना होकर ये टीचिंग ओरिएंटेड होता है, तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है। रिफ्लेक्टिव लेवल लास्ट यहाँ पर आ जाता है टॉपिक। रिफ्लेक्टिव लेवल थर्ड लेवल हो जाता है यहाँ पर। ये हंट के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इसको हंट्स मॉडल ऑफ टीचिंग के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल में मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। टीचर्स यहाँ लर्नर्स यहाँ पर इंगेज होते हैं इमेजिनेशन में, इमेजिनेटिव थॉट्स में, क्रिटिकल थिंकिंग में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टीचर यहाँ पर प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं और उसके बाद जो है स्टूडेंट्स को मेंटल टेंशन होती है या मेंटली वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। देन यहाँ पर अगर मॉडल की हम बात करते हैं तो हंट ने मॉडल को प्रेजेंट किया था जिसमें उन्होंने बताया कि एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बच्चों को दी जाती है, उसके बाद उसका फॉर्मुलेशन किया जाता है हाइपोथेसिस के थ्रू, वेरीफाई किया जाता है, देन कनेक्ट किया जाता है डेटा को, फिर उसको जो है टेस्ट किया जाता है हाइपोथेसिस को। फीचर्स की इसकी बात करते हैं तो इसमें मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग दोनों लेवल शामिल होते हैं। प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है ये, उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करती है कि कैसे इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को बढ़ावा दिया जा सके। एडवांटेजेस यहाँ पे आ जाती हैं रिफ्लेक्टिव लेवल की। तो एडवांटेजेस में आ जाता है कि ये लर्नर सेंटर्ड हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करती है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के लिए, हेल्पफुल होती है स्टूडेंट्स को कि कैसे आइडेंटिफाई किया जा सके प्रॉब्लम्स को, सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट को बढ़ावा देती है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो अनसुटेबल होती है स्मॉल स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर रिक्वायर होता है मोर एफर्ट ताकि टीचर्स यहाँ पर एफर्ट्स दे सकें। देन अनस्ट्रक्चर्ड टीचिंग लर्निंग सिचुएशन होती है जो कि मिसलीड कर सकती है स्टूडेंट्स के पाथ को। थैंक यू एवरीवन। ये यूनिट आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है।